नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये इसरो का है। अभी फ़िलहाल 18 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं और कुछ पहले से भी क्वेश्चन हैं, तो कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि आग निम्नलिखित का संयोजन होता है। आग जो होती है वह किन किन के मिलने से आग बनती है। तो तीन चीज़ें जब आपस में मिल जाती है तो वहीं पे आग उत्पन्न हो जाती है। पहला नंबर तो ईंधन हो जाए, दूसरा जो है हीट हो जाए यानी ऊष्मा हो जाए, और तीसरा जो है ऑक्सीजन उसे मिले। इन तीनों का जब ही संयोग होता है तो वहाँ पे आग का निर्माण हो जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो देखिए दिया है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन्हीं तीनों के मिलने से आग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिकल में आग जो होती है वो चार प्रकार की होती है। ए प्रकार की आग, ए प्रकार की जो आग होती है जिसमें लकड़ी, कागज, जूट, ये ए प्रकार की आग में आता है। बी प्रकार की जो आग होती है जिसमें जितने भी लिक्विड हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है बी क्लास में आता है। सी क्लास में जो आती है एलपीजी सिलेंडर, वो सी क्लास में आ जाती है। और डी क्लास में जो आती है जितने भी इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं, तारों के शॉर्ट सर्किट से यानी बिजली से जो आग लगती है वो डी में आ जाती है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि एलिवेटर के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। एलिवेटर जो है उसमें किस प्रकार के हम मोटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता हो। जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण होते हैं वहाँ पे हम डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं, मशीन टूल्स। सेकंड जो ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन पर्पज में हम करते हैं, और जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का प्रीफर करते हैं। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग जो है हम एलिवेटर में किया करते हैं। यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम वहाँ पे प्रीफर करते हैं जहाँ पे हमें अचानक हाई स्पीड या हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को प्रीफर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ एलिवेटर का पूछा है, यानी एलिवेटर जो आएगा वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर उस पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा किस लिए किया जाता है। गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर का मतलब है कि स्क्वायरल केज मोटर की बात कर रहा है। स्क्वायरल केज मोटर का जो रोटर होता है कुछ तिरछा बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तिरछा बनाने से हमें क्या मिलता है। तो स्टार्टिंग टार्क की बात किया जाए तो टार्क हमें स्मूथ मिलता है, और चुंबकीय लॉकिंग की भी समस्या समाप्त हो जाती है, और चुंबकीय हमिंग जो होता है, नॉइस जो होती है, साउंड जो आती है वो भी कम से कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जब आप देखेंगे तो चुंबकीय हम को कम करने के लिए, यानी चुंबकीय साउंड को, हमिंग नॉइस जो आती है उसको समाप्त करने के लिए, और स्मूथ टार्क भी हमें इससे मिलता है, लॉकिंग की भी समस्या थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। यूजेटी का यूज कहाँ पे किया जाएगा। यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। यूजेटी यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है
यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसमें टर्मिनल की बात किया जाए तो टर्मिनल 3 हो जाते हैं। कौन कौन? तो टर्मिनल एक हो जाएगा बेस 1 और एक हो जाएगा बेस 2 और एक हो जाएगा एमीटर टर्मिनल। अब इसमें पीएन जंक्शन की बात किया जाएगा तो पीएन जंक्शन इसमें एक बनता है। और डिवाइस किसके अंतर्गत ये आता है? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसका यूज की बात किया जाए तो ये रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। और इसके नेचर की बात किया जाए तो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का नेचर ये रखता है। यहाँ पे फिलहाल 2 आंसर सही हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी होगा और रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में भी इसका यूज किया जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन में गया होगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही किया है आयोग। तो फिलहाल यहाँ पे आप करेक्ट समझिएगा कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्रेरक परिपथ के स्विच खोलने से अत्यधिक वोल्टेज प्रेरित होने और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा के कारण स्विच के आसपास एक आर्क सेटअप होता है। ऐसे परिपथ को आर्क को डॉट डॉट जोड़ने के द्वारा पार किया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि कोई भी कांटेक्ट पॉइंट है, वायर के जो कनेक्ट पॉइंट है, आप समझिए कि स्विच है या कोई 2 वायर है जहाँ पे आप ज्वाइंट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे स्पार्किंग का कारण क्या होता है और ये स्पार्किंग को हमें समाप्त करना होगा तो करना क्या होगा। देखिए, जब भी लोड उस वायर पर इंडक्टिव होता है, हायर इंडक्टिव नेचर का जब लोड होता है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। ये तो रहा कारण कि स्पार्क क्यों होता है, तो हायर इंडक्टिव लोड के कारण। अब इससे हमें बचना होगा स्पार्किंग से, तो क्या होगा कि इसी के पैरेलल में हम क्या कर देंगे, एक कैपेसिटर का यूज कर दिया जाएगा। यानी स्विच भी आप लगा सकते हैं और कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि जो हाई इंडक्टिव के कारण स्पार्किंग होती है वो समाप्त हो जाती है। और यह कैपेसिटर जो लगेगा उस वायर के ठीक समानांतर में स्थापित किया जाता है। ये निमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी पे देखेंगे तो लिखा है कि स्विच संपर्कों के आसपास एरिया में एक संधारित्र इंस्टॉल करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि जो स्पार्क हुआ है ये किस वजह से हुआ है, तो उस वायर पे हायर मान के इंडक्टिव लोड के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि जब 2 ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित हों तो वे अपने भार का विभाजन किस आधार पे करते हैं। पहले नंबर तो ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहला नंबर कि दोनों का वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, दोनों के टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, दोनों की पोलैरिटी समान होनी चाहिए, दोनों की ध्रुवता समान होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए और प्रति इकाई इम्पीडेंस भी समान होना चाहिए। अब कोई भी ट्रांसफार्मर है, जब पैरेलल में 2 ट्रांसफार्मर चल रहे हैं तो वो अपने लोड का जो शेयरिंग करते हैं वो प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे रिसाव प्रतिक्रिया ऑप्शन ए जो कह रहा है रिसाव प्रतिक्रिया होगी नहीं। चुंबकीय धारा मैग्नेटाइजिंग करंट ये भी नहीं होगी। मैग्नेटाइजिंग करंट में 2 करंट आती है, एक वाटफुल करंट और एक वाटलेस करंट, ये भी नहीं होगा। प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पर वह ट्रांसफार्मर जो दोनों आपस में पैरेलल में हैं वे लोड का विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज वर्क जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। इसमें 2 आपस में ये आते हैं,
एक जो आता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एक होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ओनली डीसी पे वर्क करता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये है एसी प्लस डीसी दोनों पे वर्क करता है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो पैमाना होता है वो रेखीय होता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो पैमाना होता है वो अरेखीय होता है। अब इसमें मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल पूछा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर ये वर्क करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट जो आएगा वो बैटरी हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है बी नंबर, तो बी का हम डिस्कशन ही कर दिए। सी जो ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पे आप हीटर ले सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट वोल्टमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर मीन्स, ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन इक्वल टू होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, ये रेगुलेशन हो जाएगा। और इसी को अगर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो रेगुलेशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। और बेस जो साइड मानी जाती है वो सेकेंडरी साइड ही मानी जाती है। इसकी वजह ये होता है कि प्राइमरी साइड में होता क्या है? तो प्राइमरी साइड में सोर्स होता है, ठीक। सेकेंडरी साइड में लोड कंज्यूमर होता है। तो उस लोड पे ही डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो बेस साइड जो माना जाता है वह सेकेंडरी साइड ही माना जाता है। ऑप्शन देखिए सी जो है कि चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम द लोड टू फुल लोड, मतलब मिनिमम लोड से फुल लोड तक, वही नो लोड से फुल लोड तक। बेस साइड कौन मानेंगे? सेकेंडरी साइड मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का लोड सेकेंडरी साइड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की संधारित्र की धारिता डॉट डॉट के समानुपाती होती है। और संधारित्र की धारिता है वो किसके समानुपाती होगी? तो C इक्वल टू अपसाइलन 0 अपसाइलन R A/D हो जाएगा। अब अपसाइलन 0 अपसाइलन R जो है ये कांस्टेंट हैं और माध्यम पे डिपेंड करेंगे। अब इसमें किसके समानुपाती पूछा है? तो ये जो है संधारित्र है। अब संधारित्र देखिए C जो है ये इस एरिया के क्षेत्रफल के समानुपाती बन रहा है और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो d है। तो ये संधारित्र जो है उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पष्ट इस फार्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे लिख सकते हैं कि C समानुपाती A, मतलब यह कि संधारित्र जो है वह जो प्लेट है उस प्लेट की एरिया मतलब प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और दूसरा इसमें कंडीशन एक बनेगा कि संधारित्र जो है उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी C समानुपाती 1/D। फिलहाल यहाँ समानुपाती पूछा है तो हम क्षेत्रफल को प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्लेट के क्षेत्रफल के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्लेट के डिस्टेंस पे क्वेश्चन बनता तो उस कंडीशन में हम व्युत्क्रमानुपाती आंसर करते। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि ELCB का प्रयोग विशेषतः डॉट डॉट के तहत आपूर्ति को काटने के लिए किया जाता है। ELCB का पहले नंबर फुल फॉर्म समझिए कि ELCB जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ये हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। E माने अर्थ यानी ग्राउंड, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मतलब अर्थ फॉल्ट से हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऑप्शन बी पे जाएंगे तो ग्राउंड फॉल्ट की स्थिति को डिटेक्ट करने के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा।
वैसे ELCB कितने एम्पियर पर ऑपरेट हो जाता है, तो याद रखिएगा 100 मिली एम्पियर पर भी ये ऑपरेट हो जाता है, डिटेक्ट कर लेता है। ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर का मतलब क्या है। स्टेपर मोटर जो है ये किस मोटर में इसे हम काउंट करेंगे। स्टेपर मोटर एक प्रकार की बहुत ही स्मॉल कैटेगरी की मोटर के अंतर्गत काउंट किया जाता है और इसकी विशेषता ये होती है कि स्टेपर मोटर जो होती है ये मल्टी फेज में काउंट की जाती है। तो डीसी मोटर होगा नहीं, सिंगल फेज मोटर में आएगा नहीं, सिंगल फेज में कैपेसिटर स्टार्ट ये सब मोटरें आ जाएंगे। स्टेपर मोटर जो होती है मल्टी फेज में आएगी, यानी बहुफेज मोटर में इसकी काउंटिंग की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में हम कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटरों की बात किया जाए तो यहाँ पे सीरीज का लगाया है। डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज किया जाएगा, तो याद रखिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ये दोनों ऐसे स्टार्टर हैं जिसका हम यूज जो करते हैं वो संट और कंपाउंड, मतलब कि डीसी संट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर, इन दोनों में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाएगा। अब 2 पॉइंट स्टार्टर यहाँ कहीं नहीं है। ऑप्शन बी पे जब आएंगे तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ये दोनों स्टार्टर जो हैं संट और कंपाउंड में चले जाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट स्टार्टर का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो डीसी सीरीज मोटर का जब हम यूज करेंगे तो इसमें ड्रम कंट्रोलर स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर हम ए को प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर दिया नहीं है। तो ड्रम कंट्रोल स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर में यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर की, हाउ डू वी रिमूव रिपल्स। रिपल्स को हमें रिमूव करना होगा तो हमें कौन से सर्किट का यूज किया जाता है। तो रिपल्स को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें फिल्टर का यूज किया जाता हो तो वहाँ पे हम विथ फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे। किसके लिए, तो रिपल्स को हटाने के लिए। अब फिल्टर सर्किट में जब आएंगे तो 4 टाइप में मेनली आएंगे, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, अब बैंड स्टॉप फिल्टर। लो पास फिल्टर होता है, इसका मतलब है कि लो मान की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई मान की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि हाई मान की फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो मान की ब्रेक करता है, हाई पास हो जाएगा। अब बैंड पास फिल्टर जो होता है कि एक स्टैंडर्ड मानक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी को ब्लॉक करेगा। अब बैंड स्टॉप फिल्टर जो होता है, जिसे हम नोच फिल्टर भी कहते हैं, इस फिल्टर का यूज जो है एक विशेष मतलब स्टैंडर्ड मान के फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, क्योंकि बैंड स्टॉप बोल रहे हैं ना, तो ये ब्लॉक करेगा, अब बाकी को पास करता है। तो ये फिल्टर सर्किट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कि आपको एक 3 चरण परिपथ के वास्तविक पावर, प्रत्यक्ष पावर, प्रतिक्रियाशील पावर, मतलब है कि एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर कारक का पता लगाना है, तो निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया जा सकता है, ये पूछा है। ऐसे इसका कुछ समझिएगा कि यहाँ पे एक्टिव पावर होता है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर होता है, यहाँ पे एपरेंट पावर हो जाता है। तो इसे हम पता लगाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो मेनली इसमें जान लीजिए कि 2 वाट मीटर का भी इसमें यूज किया जा सकता है। अब ये ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, 2 वाट मीटर दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एक्टिव पावर है
यहाँ पे होगा, रिएक्टिव पावर यहाँ पे हो जाएगा और एपरेंट पावर जिसे हम आभासी शक्ति कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका यूज करते हैं और अलग अलग मान इस पे हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कि शक्ति प्रणाली संरक्षण योजना में रिले का कार्य क्या होता है। रिले जो है सेंसिटिव डिवाइस के अंतर्गत आएगा, मतलब सेंस करेगा और बाकी के उपकरणों को कमांड देगा और वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर को कमांड देने के लिए रिले ही सेंस करता है, उसको कमांड देगा, फिर सर्किट ब्रेकर ब्रेक होता है। तो रिले का एक काम होता है कि कोई भी लाइन में फॉल्ट होता है उसे सेंस करना और उसके बाद बाकी के जो उपकरण लगे हैं प्रोटेक्शन पर्पस से उनको कमांड देना कि वो ब्रेक हो, लाइन को ऑफ करें, मतलब मेन लाइन को तोड़ दें। तो रिले का मेन काम है कि उसको सेंस करना, किसी भी फॉल्ट को सेंस करना। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है संवेदन उपकरण काउंटिंग की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा रिले का मतलब है किसी भी प्रकार के फॉल्ट को सेंस करना और बाकी के जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, उनको कमांड देना, ये रिले का काम होता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर जो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और एक आ जाएगा मोटर, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जनरेटर जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि जनरेटर को पहले चलाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा और वहां से हमें विद्युत मिलती है तो इसका आउटपुट विद्युत हो जाएगा। मतलब कि जनरेटर का इनपुट यांत्रिक होगा और आउटपुट विद्युत होगा। तो यहाँ पे जनरेटर का प्रश्न है कि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत ऊर्जा दिया है कि विद्युत ऊर्जा मिलता है तो वो किस से, तो यांत्रिक ऊर्जा से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यदि मोटर का बनता तो याद रखिएगा ठीक जनरेटर का उल्टा काम जो होता है मोटर का होता है। मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये मोटर का काम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन कि डीसी मोटर में कंडक्टर के भ्रमण की दिशा को पहचानने के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। डीसी मोटर है और एक डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर हो जाएगा और डीसी जनरेटर हो जाएगा। डीसी मोटर जो है वह किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, याद रखिएगा फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, यानी कह सकते हैं कि मोटर पे कौन सा रूल लगेगा, तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिलहाल यहाँ पे मोटर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि डीसी जनरेटर के कंडक्टर के भ्रमण की दिशा पहचानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उस कंडीशन में डी हो जाता, कब, जब जनरेटर के रिस्पेक्ट में पूछता है। फिलहाल यहाँ मोटर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के डेल्टा संयोजित द्वितीयक को डेल्टा संयोजित भार के साथ जोड़ा जाता है तो कोई असंतुलित करंट क्या होगी। तब देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो जो कनेक्टेड है वो डेल्टा में कनेक्टेड है और किसी भी कंज्यूमर का जो लोड होता है वो सेकेंडरी साइड पे ही लोड होता है, क्योंकि प्राइमरी जो होती है ट्रांसफार्मर की वो सोर्स से कनेक्ट होती है। तो फिर जो फॉल्ट करंट आएगी जिसे हम कहते हैं अनबैलेंसिंग जो करंट होगी वो लोड साइड ही होगी, यानी सेकेंडरी साइड ही होगी। तो सेकेंडरी साइड जो है वो डेल्टा में है तो फिर डेल्टा के आसपास ही वो अनबैलेंस करंट
मूव करेगी, घूमेगी। ऑप्शन जो डी है कि डेल्टा संयोजित लोड के आसपास परिचालित होगी, मतलब उसी बाइंडिंग के, सेकेंडरी बाइंडिंग के आसपास ही वो अनबैलेंस करंट घूमेगी, मूव करेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि डेल्टा और स्टार में क्या कंडीशन होता है कि डेल्टा में है कि डेल्टा में केवल 3 वायर ही निकलेंगे, मतलब डेल्टा कनेक्शन से न्यूट्रल वायर नहीं निकल सकते। लेकिन स्टार में क्या होता है कि स्टार में जो है इसमें 4 वायर निकलते हैं। कैसे? तो आर वाई बी ये तो तीनों फेज के हो जाते हैं और एक न्यूट्रल का इसमें निर्माण हो जाता है। प्रश्न बनेगा कि न्यूट्रल पॉइंट किस संयोजन से निकलता है, तो याद रखिएगा स्टार पॉइंट से निकलता है। डेल्टा से किसी प्रकार का न्यूट्रल संयोजित डेल्टा से किसी प्रकार का न्यूट्रल पॉइंट का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर की स्थिर विद्युत की एक शाखा है जो डॉट डॉट से संबंधित होती है। स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह किससे संबंधित होती है? तो स्टैटिक है तो वह स्टैटिक अवस्था से ही संबंधित होगी। ऑप्शन बी जो है विश्राम अवस्था में विद्युत आवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर है, P1 C1 P2 C2 में निश्चित अर्थ पॉइंट के साथ निकट और जोड़े गए पॉइंट कौन से होंगे? यहाँ पे अर्थ पॉइंट 4 है, एक है P1 और एक है C1, दूसरा है P2 और चौथा जो है वो C2 है। अब इसमें ये 4 पॉइंट अर्थ के हैं, P1 C1 P2 C2। अब इसमें कह रहा है कि 4 पॉइंट में अर्थ टेस्टर में निश्चित अर्थ पॉइंट के साथ निकट वाले जोड़े यानी फर्स्ट वाले जोड़े यानी P1 C1 हो जाएगा, सेकंड वाले P2 C2 हो जाएंगे। निकटतम पूछा है, आसपास वाला ही पूछा है, तो P1 C1 ऑप्शन नंबर ए में देखिए P1 और C1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।